नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं उसके बाद चिंताएं बढ़ना लाजमी है, लेकिन क्या हम जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना इस वक्त में बेहद जरूरी है। जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं बनती है, जिम्मेदारी आम जनता की भी बनती है। और जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम कोरोना रूपी महामारी से खुद को बचा सकते हैं, अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी बचा कर रख सकते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर के जरिए अपडेट दे देते हैं कि आखिर क्या कुछ खास रहा है। तो देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 33,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के खतरे के बीच अच्छी खबर यह है कि बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। और कोरोना की चपेट में इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मांझी के अलावा उनकी पत्नी, बेटी और बहू भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कोलकाता में 24 घंटे में 100 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले सरदर्दी लगातार बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से सामने आ रहे मामलों में से 84% ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जितने मामले सामने आ रहे हैं, जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए तो उनमें से 84% मामले ऐसे हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से दिल्ली में 4099 मामले सामने आए हैं, तो जब इतने सारे मामले एक साथ सामने आते हैं तो फिर चिंताएं बढ़ना लाजमी है। और चिंताएं अगर बढ़ रही हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़नी चाहिए। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो लोग कोरोना की पहली लहर के दौरान डर की वजह से ही सही कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, उन्हें अब यह समझना होगा कि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं, चाहे बात सैनिटाइजर के इस्तेमाल की हो, चाहे बात समय समय पर हाथ धोने की हो, चाहे बात घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क लगाने की हो, इन सभी नियमों का पालन करना होगा। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को भी अपने जीवन में अख्तियार करना होगा। लेकिन जो कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आखिर इससे पूरी तरह से निजात कब मिलेगी? सवाल कई सारे और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मयंक सक्सेना, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हुज़ैफा गौर है, हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ ही साथ ज़हरा फरहीन, हमारी सहयोगी हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। पहला सवाल डॉक्टर मयंक सक्सेना जी आपसे। बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, सबसे पहले मैं इसी पर आपसे जानकारी चाहूंगा। दरअसल अगर कोई बच्चा, उसे दिल से संबंधित बीमारी है या फिर सांस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तो क्या ऐसे बच्चों को सीधे वैक्सीनेशन अगर करवाएंगे तो वो सुरक्षित है या फिर उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी बेहद जरूरी है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत हमने भी देखा कि काफी सारी चीजें थी कि जब हम एडल्ट वैक्सीनेशन में भी गए थे तो लोगों के बीच में काफी वो था कि संदेह कि हम लोग लगवाएं कि नहीं लगाएं, बीमारी हमें तो वो बीमारी है। और अल्टीमेटली जो है कई पेशेंट्स ने डिले भी किया उस चीज को कि हम लोग जैसे डेल्टा वेव के टाइम में हमने देखा लोगों ने 1-2 महीना भी डिले किया, नहीं अभी नहीं लगाएंगे, बाद में हम लोग देखेंगे जब हमारे ये बताएंगे, जब हमारे वो बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी रिलक्टेंसी है, अब इसमें ये समझ में आ गया है हमें कि वैक्सीन का असर काफी अच्छा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन हाहाकार वाली जो स्थिति है कि हॉस्पिटल में बेड भर गए और काफी सीवियर और सिक स्टेट में पेशेंट जा रहे हैं, वो चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का असर, ओमाइक्रॉन तो लोग जरूर बोल रहे हैं कि ओमाइक्रॉन का असर कम आया है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि वैक्सीन का असर भी काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि उसी की वजह से हमारे जो केसेस, जो सिकनेस है वो कम। जहां तक बच्चों का सवाल है, बिल्कुल एक बार सलाह करने में कोई परेशानी नहीं है कि ये दवाइयां चल रही हैं बच्चे की, या कोई हार्ट संबंधित या किसी संबंधित, अपने डॉक्टर को बताएं, उनसे सलाह जरूर ले लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि 99% ऑफ पेशेंट, हाँ अगर कोई बहुत ही एक्यूट इलनेस या कुछ ऐसा कुछ है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक कोई गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि इस फला चीज में हम लोग बच्चे को, हाँ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या कुछ ऐसा, तो जरूर वो है एक चीज जो उसको रोकेगी। लेकिन
अन्यथा एक बार डॉक्टर की सलाह से अगर कोई समस्या है तो अपने जो डॉक्टर से सलाह लेके आप लगाएं, और मेरे ख्याल से वैक्सीन से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, फरहीन भी हमारे साथ में बनी हुई है और फरहीन से लगातार मैं जब से कोरोना का असर देखने को मिल रहा है तब से लगातार चर्चा करता आ रहा हूं। फरहीन, जिस तरह से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक कदम आगे हम वैक्सीनेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं, और बच्चों का वैक्सीनेशन होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो उन्हें अगर वैक्सीन लगी हुई होगी तो फिर वो कहीं ना कहीं सावधानी बरतते हुए भी नजर आएंगे। किस तरह से देखती हैं आप, और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से अगर जागरूकता की बात करें तो कहा यह भी जा रहा है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो वयस्कों से ज्यादा मजबूत होती है, तो फिर कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि बच्चों को वैक्सीन क्यों लगवाएं। लेकिन जहां तक रही बात स्कूलों की या स्कूल जाने की, तो क्या वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों के लिए स्कूल जाने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? सोहन, जैसे आपने कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले काफी बेहतर होती है, तो ये बात सही है, क्योंकि अगर बेहतर ना होती तो इस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा कोविड पॉजिटिव मिलते। तो कहीं ना कहीं बिना वैक्सीनेशन के भी बच्चे अभी तक अपने आप को संभाले हुए हैं, तो ये इस बात का एक तरह से पूरा सबूत है। लेकिन वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जिस तरह से आपने देखा कि जितनी एज ज्यादा थी जिन लोगों की, उनको लगाया गया, उसके बाद यंगस्टर्स के लिए आया है, अब छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की बराबर डिमांड की जा रही थी और खतरा देखा जा रहा था। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कोविड के मामले खत्म नहीं हुए हैं। पूरी तरह से कोरोना कब खत्म होगा, इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। ऐसे में बच्चों के लिए भी एक मुश्किल वक्त था। उनकी इम्यूनिटी किस तरह बूस्ट करनी है, किस तरह से वैक्सीनेशन जरूरी है, इन सब चीजों पे सरकार ने बराबर सोचा। वैक्सीनेशन बच्चों पे किस तरह असर करेगी, कितना डोज देना है, धीमे धीमे करके इन सब चीजों के ऊपर फैसला आया और अब बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। हालात जिस तरह के हैं उसके हिसाब से वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि क्या बच्चे आगे इस वैक्सीनेशन के बाद सुरक्षित रह पाएंगे, तो इसका जवाब सिर्फ मैं ये कहूंगी कि जो लोग अभी वैक्सीनेशन करा चुके हैं वो भी पूरी तरह महफूज नहीं है और वो दोबारा कोरोना की चपेट में या ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं। तो बच्चे कितने महफूज होंगे ये हम पूरी तरह से श्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कोविड हो या कोई और हो, बच्चे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वैक्सीनेशन से इतना सहारा जरूर होगा। ठीक है, डॉक्टर मयंक हमारे साथ बने हुए हैं, इस सवाल का जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। डॉक्टर मयंक, क्या देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों को 2-2 वैक्सीन लग चुकी हैं, जिन्होंने 2-2 डोज ले लिए हैं, वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसे में लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा हो रही है। लोग ये ख्याल उनके मन में आ रहा है कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन की डोज ले ली हैं वो लोग भी तो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो फिर वैक्सीन क्यों कारगर कहां पर है? सवाल कई सारे आ रहे हैं, और जब इस बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो, ऐसे में मन में इस तरह की धारणाएं सामने आए, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों के वैक्सीनेशन पर इसका असर जरूर पड़ेगा। आपसे मैं समझना चाहूंगा और आप हमारे दर्शकों को ये जरूर समझाइए कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, और अगर 2 वैक्सीन लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो फिर इससे घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? वैक्सीनेशन के लिहाज से अगर देखें, अगर पूरे भारत का वैक्सीनेट होना क्यों जरूरी है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन, क्योंकि अगर हम लोग ये देखते हैं कि वैक्सीन जो है ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव को हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है कि आपका अगर इनफैक्ट किसी को भी कोविड होता है वो सीवियर ना जाए, किसी को हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। अगर वो नॉर्मल एक वायरल और फ्लू की तरह निकल जाए तो शायद किसी को ज्यादा परेशानी या चिंता की बात है ही नहीं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। कोविड वैक्सीनेशन के 2 प्रारूप है। पहला चीज है जो कि आपका ये एक तो स्प्रेड को रोकने में कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी में, अगर मान लीजिए मैंने वैक्सीन लगाया है और मैं अगर इस इन्फेक्शन को किसी तरह से पकड़ नहीं पा रहा हूँ तो मैं उसको आगे स्प्रेड नहीं करूंगा। तो ये एक तो प्रोटेक्शन वैल्यू, अगर ये सभी वैक्सीनेशन अब 80-90% वैक्सीनेशन हो जाएगा मान लीजिए, तो आप इन्फेक्शन के स्प्रेड को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, इन्फेक्शन अगर हो भी जाए तो मामूली अवस्था में हो, ज्यादा किसी को सिकनेस या ज्यादा अस्पताल की जरूरत ना पड़े। ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन से हम लोग डरे नहीं, वैक्सीनेशन की शंका की दृष्टि से ना देखें। ये आज की डेट में बहुत सारे ट्वीट्स चल रहे हैं कि ओमाइक्रॉन तो भी स्लो है, ओमाइक्रॉन का कुछ वो नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, कुछ इसमें जान नहीं है अब की बार की कोरोना में। लेकिन हमें ये भी समझना होगा इस बार तो वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम भी है हमारे पास में, तभी तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ओमाइक्रॉन अपना नॉर्मल जैसे डेल्टा और सब वेरिएंट चल रहे थे उसी की तरह हो, और ये हमारा अब की बार वैक्सीनेशन है जो हमें इन सब चीजों से बचा रहा है। क्योंकि अभी भी हमने देखा यूएस के डेटा में भी
सब जगह में जो बिल्कुल। अनवैक्सीनेटेड यूरोपियन डेटा है, अनवैक्सीनेटेड को ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीवियर और सिक रिएक्शंस और सीवियर कोरोना को, जो लंग्स में निमोनिया वाला कोरोना होता है, उसको रोकने में बहुत असरकारी दिख रही है। यानी कि बीमार और गंभीर बीमार के बीच में अगर फर्क देखना है तो फिर वो वैक्सीनेटेड और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उस फर्क को इससे जो है आसानी से समझा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि दरअसल हमने देखा था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस तरह से हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो अगर जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अगर इसे तीसरी लहर माना जाए, तो अगर ये तीसरी लहर है तो हमारे पास वैक्सीन है, तो ये भी एक कारण है कि अब जो इस तरह के मामले पहले सामने आए थे उस तरह के मामले अब देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, बहुत आपने ना बहुत एक गंभीर मुद्दा उठाया, क्योंकि जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, कोविड अब की बार ढीला है, कोविड का अब की बार इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें दो चीजें और भी देखनी होंगी इसमें कि अगर हम लोग केस फर्टिलिटी रेशियो के हिसाब से भी देखें, अगर मान लीजिए इसका 0.1% यानी कि 1000 में एक बंदे को अगर ये सिकनेस या फिर बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी की तरफ लेके जा रहा है, और जिस तरह से ये फैल रहा है कोरोना, ये बहुत एक वाइल्ड फायर। क्यों सरकार चिंतित है? क्योंकि अगर ये बहुत ही ज्यादा लेवल पे फैला, मान लीजिए 10 करोड़ लोग इन्वॉल्व हो गए और उसमें 0.1% यानी कि लगा लीजिए अराउंड 1 लाख लोग भी इससे गंभीर रूप से ग्रसित हो सकते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है कोरोना से अभी भी बचाव रखना, मास्क, सैनिटाइजर और अपने जो प्रॉपर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं उसको मेंटेन रखना। ये चीज एक्चुअली प्रिवेंटेबल है। हम लोग 3 साल से देख रहे हैं, 2 साल से, कि ये प्रिवेंट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, चूक होती है। और अगर इस चीज को हम लोग फिर भी हल्के में लेंगे तो आने वाली वेव में क्या हो रहा है अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहेगा। बिल्कुल, और अभी जो भी दौर चल रहा है वो कयासों का दौर ही चल रहा है, और ऐसे में सबसे ज्यादा अहम अगर कोई चीज है तो वो ये है कि आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारे सहयोगी हुजैफा भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, बॉलीवुड पर अच्छी पकड़ है इनकी। हुजैफा, बॉलीवुड में भी कई अभिनेताओं के, अभिनेत्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं, ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो सबसे पहली खबर आई थी वो जॉन अब्राहम और उनकी वाइफ की आई थी। सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद जो खबर आई संजय कपूर जो है, अनिल कपूर के भाई, उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं फिर यश चोपड़ा जो थे, उनकी जो वाइफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। साथ ही जो कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले नोरा फतेही कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद अर्जुन कपूर और अर्जुन कपूर की बहन। हालांकि हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड में लगभग आधा बॉलीवुड कोरोना पॉजिटिव हो गया है, और उसका असर आप देख भी सकते हैं कि मुंबई में 50% कैपेसिटी के साथ अपने मगर चल रहे हैं, और दिल्ली में तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी, और साथ ही आपको बताया था कि जो RRR मूवी थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कोरोना के केसेस जा रहे दिल्ली में, अब कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें 24 घंटे में 3194 केसेस थे। आज जो आए कि 24 घंटे में लगभग 4000 मतलब 4100 कह सकते हैं केसेस आए हैं। और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि 7.5 महीने में, ये 7.5 महीने के बाद ऐसा हो रहा है कि इतने ज्यादा केसेस दिल्ली में आए हैं। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ दहशत देखी जा सकती है। डर होना चाहिए और एहतियात जरूर बरतनी चाहिए, लेकिन बॉलीवुड में भी आप कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फरहीन भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। फरहीन, लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे बात बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की करें, चाहे बात राजनेताओं की करें, लगातार एक के बाद एक जो ये लोग हैं वो संक्रमित होते हुए जा रहे हैं, और ऐसे में जो आम जनता है उसके मन में भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि जब इतने बड़े सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है, इन लोगों ने भी 2-2 वैक्सीन की डोज ले ली है, उसके बावजूद ये सुरक्षित नहीं है। और एक और अहम सवाल इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। दरअसल हमने देखा था कि इससे पहले महामारियों का दौर अगर देखें तो प्लेग जब फैला था तो उसके बाद तीसरी लहर के बाद जो है एकदम से सुस्त पड़ गया था। तो अगर ये कोरोना की तीसरी लहर है, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मैं इसलिए इसे लगातार तीसरी लहर कह रहा हूँ, तो क्या ये आखिरी लहर है? और क्या जो अगर हमारे पास वैक्सीन है तो इस वजह से हम सुरक्षित हैं और अब आगे जो है कोरोना के मामलों में इजाफा तीसरी लहर के बाद देखने को नहीं मिलेगा? और जो लोगों के मन में, जो लगातार मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि लोगों के मन में जो डर है कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हो रहा है तो फिर हमें भी तो हो सकता है, ये डर तो जरूरी है, लेकिन क्या लोग सुरक्षित समझते हैं अपने आप को? आप लगातार इस पर विश्लेषण करते रहिए, इस पर आपकी राय चाहूंगा।
सोहन, आपका सवाल पहले, इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। उससे पहले मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, आगरा में कल तक 28 केसेस थे कोविड के, अभी वो 33 हो गए हैं बढ़कर। टोटल मिला के आगरा में 99 पेशेंट आज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड किस तरह से फैल रहा है। दूसरा, आपने जिस तरह बॉलीवुड या बड़ी सेलिब्रिटीज के बारे में बात करी, वो सेलिब्रिटीज कोई आम या अनएजुकेटेड लोग नहीं है। ऐसा नहीं है उनको कोविड के बारे में मालूमात नहीं है या वो उससे बच नहीं रहे हैं। लगातार कोशिशों के बावजूद, अपना प्रिकॉशन, अपनी सेफ्टी रखने के बाद अगर वो पॉजिटिव हो रहे हैं, और जबकि आप ये सोचिए कि वो लोग आम जनता के एकदम संपर्क में नहीं आते। हम लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं, लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। अगर अपना ट्रांसपोर्ट है तो बेहतर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं तो भी हम लोगों के संपर्क में है। तो सेलिब्रिटीज तो किसी के आम लोगों के संपर्क में है ही नहीं। उसके बावजूद अगर इतने सिक्योरिटी के बाद अगर वो इस चीज की चपेट में आ रहे हैं, तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता का क्या हाल होगा। तो थोड़ी सी भी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, वो लोगों को समझना चाहिए। और उससे भी पहले मैं आपसे ये बोलूंगी कि पैनिक नहीं होना है। वैक्सीनेशन हो चुका है, उसके बाद आप मेंटली ये ना सोचें कि वैक्सीनेशन करा लिया है, अब हम पूरी तरह आजाद हैं, हमें कोई चीज नहीं छू सकती है। इस चीज को दिमाग में ना रखें। सेफ्टी बेहद जरूरी है। ठीक है। डॉक्टर मयंक लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं और बेहद अहम जानकारी हमें दे रहे हैं। डॉक्टर मयंक, हमने देखा था कि जब डेल्टा की लहर आई थी तो हमने देखा था कि पहले मामूली लक्षण सामने आ रहे थे, मौतें इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद एकदम से लगातार जो दूसरी लहर में हुआ वो भी देश ने देखा है। किस तरह से शमशान घाटों के बाहर कतारें लगी हुई थी दाह संस्कार करने के लिए, हजारों मौतें हुई थी। ओमिक्रॉन के मामले में तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा ना कि अब पहले ये इतना गंभीर नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में अगर अचानक से केसेस बढ़ जाएं तो फिर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाएगी फिर तो। डॉक्टर मयंक, आपको आवाज मिल रही है मेरी? डॉक्टर मयंक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और डॉक्टर मयंक का संपर्क शायद हमसे टूट गया। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच हुजैफा के पास चलते हैं। हुजैफा, दिल्ली में जो 100 मामले सामने आ रहे हैं उनमें से ये कहा जा रहा है कि 84% मामले ऐसे हैं जो कोरोना के नए वेरिएंट जिनमें पाया जा रहा है। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर इस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ना लाजमी है और लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो जिनों में जो हो रहा है हो रही है उसमें मान लीजिए जो 100 लोग हैं, 100 लोगों में 84 लोग ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरा देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन मुझे जैसे मैं हम आते हैं तो ऑफिस आते हैं तो मैं देखता हूँ कि जो मेट्रो है, मेट्रो में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब नियम नहीं माने जा रहे हैं। अगर मैं मेट्रो में आता हूँ तो लगता है कि सभी लोग सीट पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गड़बड़ देखी जा सकती है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग भीड़ जमा करके रखते हैं। अगर उधर से कोई पुलिस की गाड़ी आ गई तो लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, लेकिन एक तरीके से एहतियात बिल्कुल भी बरत नहीं रहे। कहीं ना कहीं लोगों की खामियां हैं। हमने दूसरी लहर में देखा कि किस तरीके से मौतें हुई, किस तरीके से लोगों में डर बैठा। तो मुझे लगता है कि लोगों में डर बैठना चाहिए। इस वजह से डर बैठना चाहिए कि लोगों को फिर एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप खुद की एहतियात नहीं करेंगे तो फिर आप घर वालों की कैसे कर पाएंगे, और फिर घर वालों की नहीं कर पाएंगे तो फिर पड़ोसी की कैसे कर पाएंगे। पहले सबसे पहले आपको खुद की करनी है, एहतियात बरतनी है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं ओमिक्रॉन के, कहीं ना कहीं खतरा आप देख सकते हैं कितना ज्यादा। साउथ अफ्रीका से ये ओमिक्रॉन के केसेस चले, उसके बाद दुनिया फिर इससे मौतें होनी शुरू हुई। इंडिया में इतने ज्यादा फैल गए हैं, लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 1500 से ज्यादा केसेस इंडिया में हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। इतने तेजी से फैल रहा है, तो हमको लगता है कि एहतियात बेहद जरूरी है। ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा लिए तो आप आजाद घूमेंगे, आप एहतियात नहीं बरतेंगे, बिना मास्क लगाए घूमेंगे, क्योंकि ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जैसे आज मैं आपको बताया था कि आज दिल्ली में बीजेपी ने चक्का जाम किया था। बीजेपी ने चक्का जाम किया था, उसमें बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। बिल्कुल जो कहते हैं जो सरकार की तरफ से पाबंदियां लगाई गई थी, जो गाइडलाइंस उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया था। और साथ ही एक तरफ से देखा जा सकता है कि जो रैलियां हो रही हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा उसी के चक्कर में रैलियां हो रही है, तो उसमें भी मास्क और डिस्टेंसिंग ये सब चीजें बिल्कुल मतलब कुछ देखने को मिल रहा। तो कहीं ना कहीं मतलब हमको इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि इन पे बंदिश लगनी चाहिए।
बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और इन मामलों को लेकर के गंभीर भी होना पड़ेगा, क्योंकि जब बात कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की आती है तो सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर मयंक एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर मयंक, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाह रहा था। दरअसल हमने देखा था कि जब डेल्टा की लहर आई थी तो शुरुआत में जो मामले थे वो इतने गंभीर नजर नहीं आ रहे थे। शुरुआत में मामूली लक्षण सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया था वो भी पूरी दुनिया ने देखा था। मार्च और अप्रैल का महीना था और पूरा भारत उस लहर से भली भांति वाकिफ है किस तरह से हजारों लोगों की मौत हुई थी। ओमिक्रॉन को लेकर के तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन को लेकर के इस तरह से पहले मामूली लक्षण सामने आ रहे हैं, बाद में अगर मामले गंभीर होते हैं तो फिर चिंता कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। देखिए, कोरोना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि उसमें हम जैसा सोचते हैं वो वैसा तो कभी निकलता ही नहीं है। कुछ का कुछ और कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। कई बार सिम्टम्स कुछ पता ही नहीं चलते कि कुछ अलग सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कभी वेरिएशन हो जाता है, कभी अभी हम लोग ओमाइक्रॉन के बाद में हम डेल माइक्रॉन भी सुन रहे हैं। बिल्कुल। अभी एक फ्लू और कोरोना का एक मिश्रण भी आया है, फ्लोरोना। तो आप इसको अंडर एस्टिमेट तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। पहला चीज, आपने बहुत सही बात बोली कि डेल्टा के टाइम में भी यही हुआ था कि स्टार्टिंग में तो बहुत माइल्ड ऐसा लगा था कि ठीक है, नॉर्मल सही चल रहा है, इतना कुछ वो नहीं है। लेकिन एकदम से आपने देखा हॉस्पिटल विद इन 10 days हॉस्पिटल गॉट फुल। लोग ऑक्सीजन के लिए त्राही होने लग गई और बहुत ही ज्यादा हालत खराब हुई। ओमाइक्रॉन में अभी फिलहाल में हमारे पास एक चीज बहुत अच्छा है कि वैक्सीनेशन रेट्स काफी अच्छे हैं। वैक्सीनेशन का प्रोफाइल अच्छा है। पिछली बार भी अगर मेरा डेल्टा का जो एक्सपीरियंस मैं देखता हूँ, ज्यादातर वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन जो 45 ईयर्स बिलो थे, जो समय एलिजिबल नहीं थे, उनका सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा परेशानी हमको देखनी पड़ी। थोड़ा सा बेटर है। कोविड में अभी इस बार हमारा बच्चों का सेगमेंट थोड़ा अनवैक्सीनेटेड है, जो कि अभी बहुत अच्छा है कि हम 15+ एज में तो गए, लेकिन 15 बिलो में इसका कैसा इफेक्ट आएगा ओमाइक्रॉन का, ये थोड़ा सा इसको अभी देखना परखना जरूरी है। उम्मीद तो नहीं है कि बहुत ज्यादा इस समय परेशानी करेगा, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा, ओमाइक्रॉन। ठीक है, एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल लेना चाहूंगा। दरअसल ओमिक्रॉन से संबंधित जो दक्षिण अफ्रीका की एक स्टडी है उसमें ये कहा जा रहा है कि 31% मरीजों में रेस्पिरेटरी यानी कि जो सांस से जुड़े हुए लक्षण होते हैं वो घातक लक्षण देखने को मिले हैं, यानी कि 31% में, जबकि डेल्टा में ये 91% तक थे। तो क्या ये भी एक वजह है कि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो ज्यादा है जबकि ये घातक कम है? सर, ओमाइक्रॉन का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे सबसे ज्यादा है, लेकिन हाँ, जैसे 30% भी अगर हम लोग बोलते हैं तो 30% भी अपने आप में ज्यादा नंबर है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर हम लोग अपने, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग करोड़ों की बात करें, वहां पे लाखों की बात, हम करोड़ों की बात करें, तो उसमें कैसा रिएक्शन होगा वो कहना बहुत, उसमें 30 का 40% भी हो जाते तो कितना इम्पैक्ट होगा उस चीज का हमारे अर्थव्यवस्था पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे कितना लोड पड़ सकता है, और कितना उसका परेशानी जनता को झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए अंडर एस्टिमेट 90% यस बहुत हाई वैल्यू थी। अगर 1/3 वैल्यू भी लगाए, लेकिन हमें ये भी समझना इसका ट्रांसमिशन कितना फास्ट है। विद इन डेज ये पूरे घर को इन्वॉल्व कर ले रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। कम्युनिटी स्प्रेड इतना फास्ट है इसका, तो इसका स्प्रेड डेल्टा से भी 3 गुना ज्यादा है। तो ये 3 गुना लोगों को होगा, तो उसके बनस्पत अगर देखें कंपैरिजन करके, तो लगभग आपका रेशियो थोड़ा सा कंपैरिजन में आ सकता है। फरीन हमारे साथ में बनी हुई। फरीन, दिल्ली में 100 में से 84% मरीज नए वेरिएंट के, ये स्वतंत्र जैन का बयान सामने आया है पिछले 2 दिनों के डाटा के हिसाब से। उन्होंने कहा है क्या पाबंदियों का पहरा तो शुरू हो चुका है दिल्ली में, मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ में चल रही है। क्या लॉकडाउन लगता हुआ नजर आ रहा है आपको दिल्ली में? सोहन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि 3 गुना इसका असर ज्यादा है और ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है। लेकिन एक रिजल्ट जो मैं पॉजिटिविटी अगर देखूं तो वो ये है कि जितने लोग आज दिल्ली में केसेस पाए गए हैं उनमें किसी एक की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं डेथ रेशियो थोड़ा कम है। ठीक है, बेशक ये सबको अपनी चपेट में ज्यादा तेजी से ले रहा है, लेकिन डेथ ऑफ रेट कम है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अपनी तरफ से हमें सिक्योरिटी रखनी है। लेकिन लॉकडाउन के हालात फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से ये स्प्रेड हो रहा है, अगर इसी तरह से हालात रहे तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे जाके लॉकडाउन लगेगा। लेकिन इस तरह के हालात ना हो, उसके लिए हम ही सबसे पहले जिम्मेदार हैं। अगर थोड़ी सी सावधानी हम बरतें तो इस चीज से बचा जा सकता है। लेकिन अभी 1-2 दिन के अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले भी डेटा के लिए भी हम इसको थोड़ी सी लापरवाही कर रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से इफेक्टिव होगा या इतना बड़ा रूप ले लेगा। तो वो चीज अभी साफ तौर पे कहना बहुत मुश्किल है हमारे लिए भी और शायद किसी डॉक्टर के लिए भी,
तो इसलिए इस चीज को आप पहले से अलर्ट रहिए। बेशक इससे बचा जा सकता है, लेकिन लापरवाही फिर से भारी पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, उनको फॉलो करें हम। नाइट कर्फ्यू है, बेवजह बाहर ना निकलें, छोटी छोटी चीजों से बचेंगे तो बचा जा सकता है, क्योंकि डेथ ऑफ रेट बहुत कम है। प्लस पॉइंट यही है, तो पैनिक ना हो और इस चीज को ध्यान में रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक है हुजैफा, आपसे भी एक सवाल लूंगा। दरअसल जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो पाबंदियां हैं वो अभी इतनी ज्यादा नहीं हैं, क्या आपको लगता है कि इससे काम चल जाएगा या फिर सख्ती और होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ी सी सख्ती और बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे मैं रोजमर्रा के, जैसे मैं डेली आता हूँ, ऑफिस आता हूँ, तो मुझे मेट्रो से आना पड़ता है, तो उसमें कहा गया है कि 50% कैपेसिटी के साथ आप अलाउ किया गया, 50% कैपेसिटी, लेकिन लोग उस चीज को बिल्कुल भी फॉलो करते नजर नहीं आते हैं। 50% छोड़िए, लोग मेट्रो में सीटों पर बैठे होते हैं और खड़े होते हैं। सबसे पहले चीज तो वहाँ पर लापरवाही बरती जाती है। फिर उसके बाद मैं मार्केट में देखता हूँ, ठीक है आपने कर्फ्यू लगाया, लेकिन 11 से 5 बजे लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में और भी ज्यादा थोड़ी सी सख्ताई होनी चाहिए। जैसे कल आपको बता दें, हरियाणा में 5 जिलों में लगाया गया, 5 बजे के बाद आपको सारे मॉल्स वगैरह ये सब चीजें बंद मिलेगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में थोड़ी और ज्यादा पाबंदी की जरूरत है, और लोग, क्योंकि लोग जागरूक होते नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि लोगों को भी समझना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता दिखानी होगी, क्योंकि अगर लोग जागरूकता नहीं दिखाएंगे तो फिर मामले इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। आखिरी सवाल लूंगा, डॉक्टर मयंक आपसे लूंगा। दरअसल दिल्ली में जिस तरह से मैं लगातार कह रहा हूं कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन का बयान भी आया है कि पिछले 2 दिनों में जो मामले आए हैं, अगर 100 मामले आए हैं तो उसमें से 84 जो मामले हैं वो कोरोना के नए वेरिएंट के हैं। ऐसे में यह कहा जाए कि दिल्ली में ओमिक्रॉन बेकाबू हो गया है, और अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार होम आइसोलेशन पर इस वक्त ज्यादा फोकस सरकार का है। अस्पतालों में लोग जाएं ये दिल्ली सरकार नहीं चाहती। दिल्ली सरकार यही चाहती है कि लोगों का जो इलाज है वो घर पर हो। क्या ये सोच कारगर है? ये काफी अच्छे स्टेप्स हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में क्योंकि पैनिक होके जाने का कोई फायदा नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव और हम हॉस्पिटल पहुंच जाए। उससे हॉस्पिटल में लोड भी बढ़ता है, हॉस्पिटल में जो महत्वपूर्ण दवाइयां उसकी भी कमी हो जाती है, क्योंकि कोई हॉस्पिटल में पेशेंट है, उसका जो केयर टेकिंग में जो मैन पावर इन्वॉल्व होता है, उसका भी एक यूटिलाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है। अगर कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो घर पे भी आराम से मैनेज हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर जो है या सरकारी सेवाएं आप दे रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं, या सरकारी किसी तंत्र से आप कनेक्टेड हैं, तो आपका बिल्कुल मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छा घर पे होना चाहिए। लाइक ऑक्सीजन लेवल देखना है और आपको टेम्परेचर देखना है, और अगर वो आपका वार्निंग साइंस नहीं है, अंडरलाइन कोई कोमोबिडिटी नहीं है, तो आप उसको घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका फीवर 102, 103 के ऊपर जाने लग रहा है और तीसरा चौथे दिन के बाद में भी सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लेवल 92% के नीचे जा रहे हैं, ये एक इंडिकेशन है कि इन्फेक्शन लंग्स में जा रहा है और आपको एक प्रॉपर एक एडमिशन की जरूरत है। वहां पे आप जरूर अपने आप को एडमिट करने के लिए बिल्कुल सोचिए, लेकिन हाँ मॉनिटरिंग करते रहिए। होम आइसोलेशन में अगर आप रहेंगे तो आप स्प्रेड भी कम करेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं केमिस्ट शॉप पे जा रहे हैं, फिर दवाई लेने जा रहे हैं, फिर आप कितना फैला सकते हैं इस वेरिएंट को। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि होम आइसोलेशन करंटली एडवोकेटेड रहेगा जो पेशेंट माइनर सिम्टम्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मयंक तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे डॉक्टर मयंक सक्सेना जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे, हमें बता रहे थे कि हमें किस तरह से बचाव करना है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहीन और हुजैफा, आपने भी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की और ये बताया कि कहीं ना कहीं जागरूकता बेहद ज़रूरी है। जब तक आप जागरूकता नहीं बरतेंगे, जब तक आप एहतियात नहीं बरतेंगे, तब तक जो ये महामारी है वो और भी विकराल रूप धारण करती हुई नजर आएगी। ऐसे में केवल एक ही उपाय है, एहतियात बरतें। डरना ज़रूरी है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सावधानी बरतने की, जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने की। समय समय पर अपने हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलिए, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो और वो बेतरतीब ढंग से ना लगा हुआ हो, वो सही ढंग से लगा हुआ हो। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में अख्तियार कीजिए। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप कोरोना से जंग में सच्चे सिपाही बन सकते हैं। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहे कितने भी कदम उठा ले, जागरूक जनता को होना पड़ेगा। जनता को जागरूकता आखिर में दिखानी ही पड़ेगी।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास जो आपके पड़ोसी हैं उनका ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।